पिछले 2 सालों में बाजार के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद अब उम्मीदें 2022 से कहीं ज्यादा है कि क्या वाकई में इसी तरह की बहुत ही शानदार तेजी की हैट्रिक बाजार में लगेगी या फिर थोड़ा रुकेंगे, ठहरेंगे और उसके बाद मूड बनाएंगे कि तेजी करनी है या फिर पीछे जाना है। और ख़ास बात यह भी रही कि 2021 के अंत में बाजार ने हल्के फुल्के संकेत दिए, लेकिन 2022 की फिर से दमदार शुरुआत होती दिखी है। ऐसे में 2022 बाजार के लिए कैसा रहेगा और आने वाले कुछ और साल क्या बाजार में इसी तरह से पैसा बनता रहेगा, जानने की कोशिश करते हैं। बाजार के जाने माने दिग्गज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के को फाउंडर और जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। रामदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, जी बिजनेस के लिए आपने समय दिया। सबसे पहले आपको, पूरे परिवार को, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की टीम को और आपके लाखों कस्टमर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। अनिल, आपको और जितने भी जी बिजनेस के व्यूअर्स हैं सबको मेरी बहुत बहुत नए नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नई ये जो पूरा 2022 है जी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी हो, जी लेकिन हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छा हो। बिल्कुल सर। और पिछले 2 सालों में जब जब भी बाजार में कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हमारा हिला, आपसे बातचीत कर आपने कहा कि यही तो वो मौका है, समय जब हाँ, खराब हो तभी तो भाव अच्छे मिलते हैं और उसका फ़ायदा मिला भी है। अब फिर से शायद थोड़ा मौका देने की कोशिश बाजार कर रहा है, लेकिन लोग जानना भी चाहते हैं कि क्या वाकई में 2022 में भी बाजार में पैसे बन सकते हैं। क्या व्यू है सर आपका? मेरा जो तेजी का जो मूड बनता है जी। वो बनता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स को देख के बेसिकली। और कॉर्पोरेट अर्निंग्स का जो एस्टिमेट है या जो आउटलुक है वो बहुत बुलिश है। हम्म। क्योंकि मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि भाई जो इकरा वाले हैं या मैकेंजी वाले हैं ये सब लोग बोल रहे हैं कि 2022-23 में भी जीडीपी ग्रोथ 8 से 9% के बीच होगा। राइट। ये बहुत बड़ा नंबर है। ये नंबर मेरे ख्याल से न तो अर्निंग्स एस्टिमेट में है और न ही किसी के एस्टिमेट में है कि ये जो मार्च खत्म हो, ये तो ठीक है 9-10% आएगा बिकॉज पीछे बेस बेस इफेक्ट का। लेकिन 22-23 में ये नंबर आना 8.5% आना तो बहुत बड़ा तूफान हो जाएगा बाजार बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैक्रो लेवल पर कहीं कोई चिंता नहीं है, लेकिन आमतौर पर आप है ना कहते हैं कि मैं सेंसेक्स निफ्टी देखता भी नहीं, क्या चल रहा है क्या में। नहीं चल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी कंपनियां जो है जहां मैंने पैसा हाँ, लगाया वो कमाई करती रहे। अब हाँ। वाकई में इस लेवल पर 2 साल की अच्छी तेजी के बाद आपके लिए आसान काम है कंपनियां ढूंढ पाना, या मिल जाती है सर? अभी भी स्टॉक्स मिलते हैं जो सस्ते हों, नहीं, अच्छे हों? स्टॉक तो मिलते हैं, स्टॉक मिलते हैं। थोड़ा सा जब ज्यादा पैसे मैनेज करो तो उसमें तकलीफ होता है कि भाई क्या बेचे क्या खरीदे। लेकिन बाकी स्टॉक्स की कमी नहीं है, स्टॉक्स काफी मिल रहे हैं। सवाल ये है कि कई बार वैल्यूएशन में थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन जैसे अभी जो बड़े ट्रेंड्स हैं जी। उसमें देखें तो जो काफी बदलाव आ रहा है। और नए सेक्टर में आप थोड़ा पहले से आप जाके थोड़ा एंट्री करें हम्म। तो रिजनेबल प्राइस में भी स्टॉक्स मिल रहे हैं। मतलब थोड़ा मिक्स बनाना पड़ेगा, थोड़ा महंगा भी खरीदना पड़ेगा, थोड़ा जो रिजनेबल प्राइस है वो भी खरीदना पड़ेगा और बहुत सस्ता भी मिलेगा। तो ऐसे पूरा पोर्टफोलियो लेवल पे एक रिजनेबलनेस आ जाता है। तो सर एक चीज बताएं, कभी बाजार में पैसे की कमी होती है, कभी आइडिया की कमी है, इस वक्त दोनों ही भरपूर है। बहुत भरपूर है, पैसे तो इतने आ रहे हैं क्योंकि आप देखिए ना, म्यूचुअल फंड का 20,000 होगा इस महीने का सब्सक्रिप्शन आया दिसंबर में। आपको 3 से 4 मिलियन नए कस्टमर्स आए हैं। और एफआई भी, मतलब लास्ट ईयर नेट नेट उन्होंने खरीदा ही, लेकिन पिछले 4-6 महीने से उन्होंने वो बेच रहे थे। मेरे ख्याल से अब देखिए पूरे साल में 12 महीने नहीं बेचते हो, यदि 6 महीने भी बेचे हैं। अब उनका टर्न अभी नए साल में वो बेचना चाहेंगे या खरीदना चाहेंगे, वो जब बाजार खुलेगा हम्म। 1 हफ्ते के बाद जब वो छुट्टी से आएंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जब तक बजट वगैरह है एक राउंड, तो वो थोड़ा सा वॉच करेंगे कि हम्म। लोकल्स क्या करते हैं। और फिर उसके बाद और इकोनॉमी को थोड़ा देखेंगे, बजट को ही देखेंगे, फिर हम्म। उसके बाद वो अपना मन बनाएंगे भी क्या करने का। बिल्कुल। और सर आपकी तो जो एक्सपीरियंस है वो दोनों ही तरह की है। एक और जहां आपको दिग्गज निवेशकों का भी पता रहता है कि वो क्या करने वाले हैं, किस तरह का मूड है, चाहे बड़े फंड्स हों या एफआईज हों। दूसरी तरफ आपका पूरा देश भर में इतना बड़ा रिटेल सेटअप है, उससे भी आपको अंदाज़ा लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। तो दोनों तरफ की जो फील मिलती है। एफआईज की आपने बात की कि उम्मीद करें वापस लौटेंगे, संकेत आ भी रहे हैं शुरुआत में। घरेलू इन्वेस्टर्स जो हैं, जो बड़े हम्म। मजबूत तरीके से पिछले 1.5 साल में बाजार में उतरे हैं, क्या हम्म। इनके अभी भी आगे
और पैसा आने के, नए इन्वेस्टर आने का ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा सर? अरे इसमें दो दो चीज हो गई। एक तो पहली बात क्या हुआ है कि जो केवाईसी का जो प्रॉब्लम था, जिसमें जी। फिजिकल वेरिफिकेशन का था पीछे 30-35 साल से, वो खत्म हो गया। कोविड के चलते उसमें डिजिटल फिजिकल वेरिफिकेशन खत्म हो गया, डिजिटल ऑनबोर्डिंग हो गया। तो डिजिटल ऑनबोर्डिंग होने से आप देखिए कितने कस्टमर्स आ गए। जो 30-35 साल में आपके पास सिर्फ 25-30 मिलियन कस्टमर थे, अब जाके 15 महीने में 40-80 मिलियन हो गए। और मुझे लग रहा है कि यदि 800 मिलियन आपके बैंक अकाउंट है, तो कम से कम 200 मिलियन तो कम से कम डीमैट अकाउंट होना चाहिए, 200-250 मिलियन। और ये जर्नी मेरे को लगता है कि अगले 2 साल 3 साल में बाजार थोड़ा ठीक ठाक रहा, तो मुझे लगता है अगले 3 साल में ये 200 से 250 मिलियन हो जाए। ओह। तो ये बाजार का जो रुख, बाजार का जो कैरेक्टर है स्ट्रक्चरली, ये बदल जाएगा। और ये चीज कोरिया में, चाइना में हुआ है, जहां पर शुरू में एफआई आके डोमिनेट करते हैं, बाद में लोकल्स जो है ना डोमिनेट करते हैं। एंड हम्म। फाइनली मार्केट इज ड्रिवन बाय द रिटेल, ब्रॉड मासेस। यहाँ के जो एचएनआई है, यहाँ के जो रिटेल है, वो मार्केट के दादा बन जाते हैं और उनके हिसाब से बाजार चलता है। तो ये बदलाव मुझे लग रहा है कि आ रहा है। आप देखिए इसका इफेक्ट क्या क्या है। एक बिल्कुल। तो आपका सेकेंडरी मार्केट बहुत अच्छा है, वॉल्यूम अफलातून वॉल्यूम है। आप देखिए वॉल्यूम है करीब 70 से 80 लाख करोड़ पर डे का नॉमिनल वैल्यू में ट्रेडिंग हो रहा है, एफ एंड ओ राइट। मिला के। राइट। आपका ये जो है क्या नाम है, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट बहुत बॉयंट है, राइट। उससे प्राइमरी मार्केट बहुत बॉयंट है। उसके चलते आप देखिए प्राइवेट इक्विटी कितना बड़ा है। लास्ट ईयर रिकॉर्ड ब्रेकिंग $63 बिलियन का प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट। ये हम्म। तो वर्ल्ड वर्ल्ड ब्रेकिंग मेरे ख्याल से। आफ्टर अमेरिका दिस मस्ट बी सेकेंड सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जहां पर इतना बड़ा प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हुआ एक साथ। डेफिनेटली। तो ये जो बदलाव आ रहा है, इसका ये स्ट्रक्चरल है और ये लॉन्ग टर्म है इसका इफेक्ट। क्योंकि हम्म। एक बार मार्केट, अच्छा दूसरा चीज क्या हुआ, फिक्स्ड इनकम कोलैप्स हो गया। फिक्स्ड इनकम यील्ड जो 8-9% होता था, वो गिर के हो गया 4-5%। तो राइट। लोगों को जो एचएनआई भी थे, जो थोड़ा बहुत 50-60% अभी भी इक्विटी में, सॉरी, डेट में बैठते थे, वो धीरे धीरे जब भी वो रिन्यूअल हो रहा है, तो वो उनका एलोकेशन सुधर रहा है, करेक्ट। बदल रहा है टू इक्विटी। सो हम्म। ओवरऑल इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड सेविंग्स है, उसका जो इक्विटी में जो अलोकेशन था, जो बहुत छोटा था, से 2% ऑफ जीडीपी, वो बढ़ के मे बी 3 या 4% हो रहा है, विच इज वेरी लार्ज। हम्म। बिल्कुल, इन टर्म्स ऑफ नंबर काफ़ी बड़ा होता हुआ दिख रहा है। और आपने कहा भी कि नए नए बिजनेसेस, इतना पैसा $63 बिलियन अगर प्राइवेट इक्विटी के जरिए आ रहा है। आप खुद अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बहुत सारे स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स में भी पैसा लगाते होंगे। कई सारे स्टार्टअप्स, कई सारे यूनिकॉर्न्स इस साल लिस्ट हुए हैं, नए नए ज़माने के आईपीओ, जिन्हें हम कह सकते हैं न्यू एज कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनीज। इनको कैसे देखते हैं? क्या आपने अब एक्टिवली इन कंपनियों में निवेश करना शुरू कर दिया है, पर्सनल कैपेसिटी में, फंड्स में? कैसे देखते हैं सर? देखिए अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये 3G और 4G आने के बाद ही हुआ है, और हम्म। ये सिर्फ 5-7 साल पहले हुआ है मीनिंगफुल वे में। तो जो ये सब कंपनी थी, सब के सब प्राइवेट में थी। अब ये कंपनी जो अमेरिका में जो 2000 में हुआ, वो इंडिया में अब हो रहा है। तो इसकी जर्नी तो बहुत लंबी है और बहुत एक्साइटिंग होगी। और ये कंपनीज अभी थोड़े से ज़्यादा हाइप है, थोड़ा थोड़ा हाइप है पक्का, लेकिन हम इसको पॉजिटिव ढंग से देख रहे हैं और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं। आधा परसेंट, 1% ऑफ द पोर्टफोलियो लेके जा रहे हैं, ताकि इसमें हमारी जो ओपिनियन है वो निगेटिव ना बने। क्योंकि यदि बाहर रहते हैं स्टॉक से, तो ऐसा लगता है कि ये सब गलत है, बहुत महंगा है, प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं। इस टाइप का जो माहौल जो बना हुआ है, उससे हम हट के थोड़ा थोड़ा उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनसे जाके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपका टर्नओवर कितना हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, हम्म। कितना प्रॉफिट हो सकता है, आप लोकल है, ग्लोबल है, क्या मार्जिन हो सकता है, ये सब चीज समझने। एक अभी हम ट्यूशन फी भरने की तैयारी में, इन द सेंस दैट 5-7% ऑफ द पोर्टफोलियो, 10% ऑफ द पोर्टफोलियो सब में डालेंगे, हम्म। और कुछ में पैसे भी बनेंगे। और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जो अभी देखिए एप्पल 3 ट्रिलियन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट 2 ट्रिलियन हो गया हम्म। आपका। ये सब, मतलब देखिए वो नंबर अमेरिका में है, बट यहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इस सेगमेंट में बनेंगी अगले 10 साल। हम्म। तो अभी से आपको वो नजरिया रखना पड़ेगा कि हम थोड़ा थोड़ा इसको सीखें और 100-100, 200, 500 शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखें। क्या बात है सर! ये आपका बड़प्पन है कि आप इस उम्र में भी कहते हैं, इतनी सारी मतलब 25 से ज़्यादा आप वेल्थ क्रिएशन स्टडीज़ बना चुके हैं। उसके बाद कहते हैं कि हम अभी भी सीख रहे हैं नए नए एज आईपीओस को लेकर। सर, कुछ चिंताएं जो शायद बाजार के लिए हो सकती है 2022 में, एक बार उन पर हाँ आपसे राय लेना चाहता हूँ कि डरना है कि नहीं, और डरना है तो कितना हाँ डरना है? पहला हाँ कोरोना,
फिर से ये ओमिक्रॉन और नए वेव और सब मतलब हाँ लगातार अब ऐसा लग रहा हर दूसरे आदमी को फिर से होने लगा है। ये कितनी मुसीबत हो सकती है बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए? देखिए, अभी कोई फ्लैश देखा मैं अमेरिका में 10 लाख से ऊपर के केसेस, पॉजिटिव केसेस आज रिपोर्ट हुए हैं, है ना। जी। सो आई थिंक बाजार को आप एक बार डरा सकते हो, उसी कारण से आप 2 बार नहीं डरा सकते। हम्म। तो ये जो कोरोना का जो लास्ट ईयर जो हुआ, जिसमें 40-50% बाजार गिरा, वो एक बार हो गया। उसके बाद अब क्या है, आपके पास वैक्सीन आ गए, अभी पिल्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद दुनिया भर का डिस्टेंसिंग, मास्क, सोशल बिहेवियर, ये सब चीज आने से मेरे ख्याल से अब जो जितना डराने का था आपने डरा लिया बाजार हम्म। को। अब कोविड के नाम से बाजार में ठीक है करेक्शन आ सकता है 5-7% का, हम्म। बट कोई बड़ा क्रैश नहीं कर सकता। करेक्ट। अच्छा, दूसरी चीज़ जो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा, ब्याज दरें का हाँ बढ़ने का खतरा अमेरिका में भी है या हमारे यहाँ भी है सर? हाँ, ये इन्फ्लेशन है, विश्वव्यापी प्रॉब्लम है, और ये हम्म। कैसे बिहेव करेगा हम्म। आगे चल के, अभी कैसे सेंट्रल बैंकर्स मिलके इसको फाइट करेंगे। देखिए, एक बात अच्छा है कि सब सेंट्रल बैंक एक साथ बैठते हैं और सबका कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है हम्म। हाउ हाउ टू फाइट द जितने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। अभी हमारी समझ कम है इस मामले में, लेकिन ये इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है वो एक एंटी क्लाइमेक्स हो सकता है कि भाई यदि मान लो बहुत परसिस्टेंट हो जाए, यहाँ से भी बढ़ जाए, तो फिर जो एंटी इन्फ्लेशनरी जो मेजर्स लेंगे, हम्म। उसके चलते कई कई सेगमेंट जो है ना, उनको इफेक्ट पड़ सकता है। हम्म। और सर पिछले साल ही 2021 में बजट के दिन 1 फरवरी को आपके साथ था मैं शाम को, और तब मुझे पता है एक प्रेजेंटेशन में और आप बातचीत करते हुए कह भी रहे थे कि अर्निंग्स बूम जो कंपनियों की हाँ कमाई हो रही है वो इस तरह की हो रही है जो पिछले 2013 से 2018 के बीच में, जिस तरह 2003 से 2008 के बीच में जो आठ कंपनियों की में कमाई हुई, उस तरह की कंपनियों की कमाई का बूम हो रहा है। तो क्या लग रहा है हाँ आपको, आपको क्या फील मिल रहा है जो आप इतने कंपनी के प्रमोटर से बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं? क्या वाकई में कंपनियों की कमाई दमदार रहने वाली, बैलेंस शीट सुधर रही है? देखिए, आप यदि टोटल कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखेंगे ना अनिल, तो सबसे बड़ा है बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स। जी। बैंक्स, एनबीएफसी एंड इंश्योरेंस, ये करीब 32-33% है, 33%, 1/3 वो हो गए। आईटी हो गया 25%, हम्म। 25% ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट कम्स फ्रॉम आईटी। जी। सो ये दोनों मिला के आपके हो गए करीब 57-58%। हम्म। तो ये दोनों के दोनों जबरदस्त कंडीशन में। ग्लोबल आईटी तो इतना बड़ा होने वाला है कि मतलब मेरे को लगता है कि जैसे टीसीएस है, 2 लाख करोड़ का टर्नओवर और 50,000 का प्रॉफिट, फुल फ्री कैश। ऐसा तो मशीन ही नहीं बना कभी। और आप आईटी में देखो, कोई कंपनी घाटे में नहीं है, सब कंपनी कमाती है, करेक्ट। और सब कंपनी 25-30% से ग्रोथ होने वाली है। पूरी दुनिया को डिजिटाइज करने का है, और उसका बेड़ा पड़ेगा इनके ऊपर ही, हम्म। क्योंकि नंबर कहीं है ही नहीं। सो मेरे को लगता है ये इसको जो है हम अंडरमाइन कर रहे हैं, बट दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन लास्ट 20 years, करेक्ट। आईटी। सो इंडियन आईटी अभी एकदम बेस्ट ऑफ द फॉर्म्स में है। हम्म। वैल्यूएशन इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा उनके से नहीं है, 35-37 टीटीएम है, बताने आप समझिए 35 का पी समझ लीजिए आप इस साल राइट। के लिए। राइट। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं है, बाजार का माहौल देखते हुए, हम्म। और इसका ग्लोबल रीच और जो उनका जो मेच्योरिटी है, और साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब प्राइसिंग पावर भी आ जाएगा लगता है मुझे। हम्म। सो ये अच्छा लगता है। बैंकिंग में देखिए पूरा बैलेंस शीट क्लीन है, और करेक्ट। पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है ना, इज ऑन द न्यू फेज ऑफ कैपेक्स एक्सपेंशन। तो हम्म। ये जो पूरा का पूरा यहाँ से मिलेगा, आपके जितने बैड डेट्स हैं वो वापस आएंगे, कलेक्शन अच्छा सुधरेगा। तो मुझे लगता है कि अच्छा, इंश्योरेंस में एक साल अभी बिकॉज ऑफ कोविड थोड़ा सा क्लेम्स और आए हैं, हम्म। रेट्स काफी बढ़ा दिए हैं। तो ये जो ये साल जाएगा, खराब जाएगा, 21-22 खराब जाएगा, लेकिन 22-23 में क्लेम्स कम होंगे, होपफुली कोरोना नहीं होगा, जी। और यील्ड बहुत ज्यादा होगा। तो हम्म। मुझे लगता है कि इकोनॉमी में मतलब जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स का जो बेस है, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, आईटी, फिर टेलीकॉम, और ये ऑयल एंड गैस, आपको रिलायंस हो रहा, तो हम्म। ये सबका जो अर्निंग्स आउटलुक है वो बहुत अच्छा है। हम्म। तो उसके चलते मुझे लगता है अच्छा, कॉमोडिटी भी बहुत अच्छा है। तो ऐसा कोई बहुत कम सेक्टर्स है जहां पर अर्निंग्स वीकनेस दिख रहा हो। पहली बार ऐसा ऐसा सिचुएशन ऐसा है कि चारों तरफ से भी अर्निंग्स का काफी माहौल अच्छा है। हम्म। और थोड़ा कंज्यूमर में थोड़ा कम रहेगा शायद, लग रहा है कंज्यूमर वीक है अभी, जी। ऑटोमोटिव वीक है, एक दो जी। सेक्टर थोड़े से वीक है अभी। हम्म। बट ऑन द होल आई थिंक 20-25% अर्निंग्स ग्रोथ इवन इन 2022-23 इज हम्म। नॉट आउट ऑफ रिल्म ऑफ पॉसिबिलिटी। ओह, तो अर्निंग्स ज़बरदस्त रहेगी, कंपनियों की कमाई ज़बरदस्त रहेगी, और वो रहेगी तो फिर जाहिर सी बात है कि आपके लिए मजबूती रहने ही वाली है। आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही, बैंक्स
और साथ ही आईटी, दो बड़े दिग्गज सेक्टर अगर अच्छी कमाई करके दे रहे हैं तो फिर चिंता की बात ज़्यादा है नहीं। लेकिन साथ ही टेलीकॉम सेक्टर का भी आपने नाम लिया, टेलीकॉम सेक्टर के भी दिन फिर गए हैं एकदम। भी अभी तो ये है तो तीन कंपनी, और जी, देश इतना बड़ा, सबसे ज्यादा डेटा यूजर वर्ल्ड में। आई थिंक वी आर बेटर बिगर देन चाइना आल्सो इन डेटा। करेक्ट सर। अब उसके बाद भी यहाँ पर मतलब है कमाई नहीं है। ये तो कॉम्पिटिटिव प्रेशर के कारण से है, जिस हम्म, ढंग से कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर बना है, हम्म, जिसमें आपका जियो अगले पिछले 4-5 साल में उभर के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी बने हैं। तो अब क्या है, वो उनका जो ऑब्जेक्टिव था नंबर वन बनने का, वो वॉल्यूम वाइज बन गए। अब मुझे लगता है कि पूरा इंडस्ट्री जो है ये ट्राई करेगा कि भाई वो पैसे कमाए और 5G 6G में इन्वेस्ट करे। हम्म, तो मुझे लगता है वो माहौल चालू, वो एक 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 एरा था कि 5-6 साल का, जिसमें पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बदला, नया प्लेयर आया, पूरा का पूरा तूफान हुआ पूरे इंडस्ट्री में, और वो अब सेटल हो गया है। अब कोई नया आएगा नहीं, और यही दो तीन जितने बचे, दो ढाई जितने बचे हैं, यही पूरा जो टेलीकॉम का जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, इनको ही लेना है। जी सर। और इनको अपने लिए सोचने का भाई कितना कमाए। हम्म, मतलब आपने 10 लाख करोड़ डाल दिया है, 10 लाख करोड़ के ऊपर 2-2.5 लाख करोड़ कमाना नहीं चाहिए लोग। करेक्ट। कोई रोक नहीं सकता उनको कमाने से। ठीक बात है। अच्छा सर, एक और आपका पसंदीदा सेक्टर रहा है ऑटोमोटिव का, ऑटोमोबाइल्स। हाँ जी। नई थीम जो 2021 में आई, शुरुआत हुई कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर बड़ी बातें जोर पकड़ने लगी है। हाँ अब हाँ। भारतीय कंपनियां उसके लिए तैयार भी हो रही है। क्या आपको लगता है कि ये बड़ी स्टोरी होगी अब आगे, जो भी आपका ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में जो निवेश होगा, ऑटो स्टॉक्स में निवेश होगा, क्या वो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली स्टोरी को ध्यान में रखकर होगा? एकदम, ये सबसे बड़ा शिफ्ट है, सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है। सॉरी, IC इंजन टू इलेक्ट्रिक इंजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सबसे बड़ी कहानी है। आप देख ही रहे हैं कि टेस्ला का दाम 1.2 ट्रिलियन डॉलर ऑलरेडी हो चुका है। तो तो ये इंडिया में थोड़ा कहानी अलग होगी, क्योंकि इंडिया में कोई नया कोई टेस्ला वगैरह यहाँ पर है नहीं। अभी अभी तो कौन सा कोई लिस्टेड नहीं है टेस्ला, चाहे 4 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, कहीं पर इलेक्ट्रिक का डेडिकेटेड कंपनी है। बाकी जो अभी के जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, टेल्को है, बजाज ऑटो है, हीरो है, महिंद्रा है, आयशर है, सब अपने अपने इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। और मुझे लगता है कि अ, अभी देखिए कैसे होता है, मतलब कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, लेकिन इसमें बदलाव तो जरूर आएगा। और इसमें सब के सब नहीं जीतेंगे। ये जो हम्म, वापस इसमें जो मान लो ये चार हैं, चार में से दो जीतेंगे और दो साइड में हो जाएंगे। हम्म, अब सवाल क्या है कि कौन वो दो जीतेंगे, किनके प्रोडक्ट अच्छे होने वाले हैं, जी, वो समय बताएगा। ठीक बात है। लेकिन ये स्टोरी बड़ी है। एक और स्टोरी चीज़ बहुत पर, बड़ी है। जी जी सर, एक और चीज़ पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, और वो है सेक्टर भी और एसेट क्लास भी, रियल एस्टेट। हाँ जी। 2021 में ऐसा लगा कि अब इस सेक्टर के भी दिन फिर से आने वाले हैं। दोनों ही लिहाज से, प्रॉपर्टी एज एसेट क्लास भी और रियल एस्टेट शेयर भी। क्या व्यू है सर हाँ, आपका? देखिए प्रॉपर्टी एज एसेट क्लास तो मेरे समझ में नहीं आता अभी भी, है ना, एज ए जी इन्वेस्टमेंट। बाकी फर्स्ट हाउस के लिए आप जितना खर्च करें सब अच्छा है, जी। लेकिन रियल एस्टेट एज ए इन्वेस्टमेंट वो हम्म, समझना पड़ेगा कि देखिए कंसोलिडेशन बहुत जबरदस्त हुआ है। बोलते हैं कि करीब 50-60% जो कंपनीज थे, जैसे मान लो 5,000 कंपनी थी, उसमें 3,000 कंपनी नहीं रही, तो सिर्फ 2,000 कंपनी बची है। जी। अच्छा, रिक्वायरमेंट फॉर द हाउसेज आर ग्रोइंग एवरी डे। तो हम्म, ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत अनप्रेसिडेंटेड है फॉर द एग्जिस्टिंग वेल रन प्लेयर्स। इनका प्रॉब्लम क्या है, एक तो इनको रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स है, इनके खुद के मतलब अकाउंटिंग मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है कि भाई कैश चेक ये वो सब लैंड होगा, सब चक्कर रहता है, तो बैलेंस शीट की क्रेडिबिलिटी बहुत कम होती है। और तीसरा ये कि ये बहुत एम्बिशियस होते हैं, इतना ज्यादा अपना मतलब फैलाते हैं यहाँ से वहां तक कि मतलब फिर उसके बाद प्रोजेक्ट डिलेज होते हैं, हम्म, सब पूरा डिलीवरी डिले रहता है, तो उनका पूरा इकोनॉमिक्स खराब होता है। अब ये कैसे सुधारेंगे? अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है, जी। बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, हम्म, अनप्रेसिडेंट अपॉर्चुनिटी है। और देखिए चाइना में ठीक उल्टा हो रहा है, वहां पर इतना ज्यादा रियल एस्टेट एक्सपांड हो गया है कि उसको सरकार के लिए संभालना भारी पड़ा। कितने सारे कंपनी बैंक हो रहे हैं वहां पर, करेक्ट। और बॉन्ड डिफॉल्ट हो रहा है। और यहाँ पर जो है सब कंपनी का जो प्रॉब्लम था खत्म हो गया है, और अब जो है नया एक नए सिरे से हम्म, इस इंडस्ट्री की शुरुआत हो रही है। तो ठीक मेरे बात है। ख्याल से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी है। अब वो हम्म, कंपनी भी काफ़ी हैं, अपने हम्म, समझना पड़ेगा कहाँ पर करने का। बिल्कुल। और थोड़े अच्छे रियल एस्टेट प्लेयर्स भी अब बाजार में आ चुके हैं, तो वहाँ पर मौके भी हैं। सर ये बताएं, 2022 में और आने वाले सालों के लिए कौन सी थीम्स आपको लगती है जहाँ पर अब भी 18,000 के आसपास जब हम निफ्टी पर हैं तो इन्वेस्ट किया जा सकता है?
ये पोर्टफोलियो तो पूरा ही बनता है, लेकिन जैसे मैं आपको बोला, डिजिटल एक नया सेगमेंट है, जी। कंप्लीटली नया सेगमेंट है, और ये सेगमेंट बहुत बड़ा होगा। हम्म, जैसे देखिए आईटी जो है ना, 1990 2000 में जब चालू हुआ, जी। तो सिर्फ 1% जो प्रॉफिट था, 1% प्रॉफिट ऑफ द टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट, 100 रुपए पूरे कंपनी, सब कंपनी के मिला के होते थे, तो 1% सिर्फ आईटी का था। आज वो बढ़ के 24% हो गया, 25% हो गया। हम्म, ऐसे ही डिजिटल कंपनी का होगा। आज डिजिटल कंपनी का जीरो प्रॉफिट है, निगेटिव है। 10 साल के बाद इसका प्रॉफिट हो जाएगा 10, 15, 20%। हम्म, तो ये जो कंपनी, बिकॉज इंटरनेट का एक खासियत क्या है कि इसमें आप इसकी जो फैलाव जो है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एक्सपेंशन है, वो बहुत सडन होता है और बहुत बड़ा हो जाता है। तो देखते सर देखते 5 साल में तो 5 सर साल में बहुत बड़ा हो जाता है। रामदेव सर, डिजिटल कंपनियों से आपका मतलब कोई जोमेटो, नज़ारा टेक्नोलॉजी, इस तरह की कंपनियों से? हाँ, इस टाइप के जितने भी, जिस कंपनी के बिजनेसेस इंटरनेट के थ्रू होते हैं, जी। जहाँ पर जिनका चैनल, जो बिजनेस का माध्यम है, हम्म, वो इंटरनेट है, ओके। उन कंपनीज की बात कर रहा हूँ। यानी कि ई कॉमर्स कंपनियां, ये एक नया बड़ा ट्रेंड हो सकता है। हाँ, और इसमें दो टाइप की कंपनी होंगी। एक हम्म, कंपनी जो इंडिया के अंदर कैटर करेगी, जैसे हम्म, जोमेटो वगैरह है, वो इंडिया के अंदर कंज्यूमर्स के करते हैं, बट कुछ कंपनी, जैसे सास कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनीज है, हम्म, वो ग्लोबल होंगी। हम्म, जो मतलब है, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन पूरे विश्वव्यापी उसके कस्टमर बेस रहेंगे। हम्म, जैसे गूगल वगैरह का है, मतलब गूगल वगैरह तो खैर बहुत बड़ी कंपनी हो गई, मेगा साइज कंपनी, 2-2 ट्रिलियन डॉलर हो गई। हम्म, लेकिन छोटे रूप में इंडिया से भी कंपनी बनेगी जो ग्लोबल होंगी। हम्म, तो ये जो ये दोनों टाइप की कंपनी, कुछ आई मीन विल बी सरप्राइज टू सी 10 years henceforth कौन कौन से नाम जो है ग्लोबल हैं और वो इंडिया से हैं, और उनका मालूम पड़ा 200 बिलियन है, 300 बिलियन है, इस टाइप की बड़ी बड़ी कंपनी बनेगी। बिल्कुल ठीक बात। सर 2 साल बाजार में बहुत ज़बरदस्त रहे, और आपको याद भी होगा कुछ मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले हमने आपने एक शो भी किया था, 0 to 1000 करोड़, रामदेव अग्रवाल जर्नी, राइट सर? तो हाँ अब मुझे ये बताइए कि एक शो वापस करना है, 0 to 10,000 करोड़ रामदेव अग्रवाल जर्नी, सर उसके लिए कितना समय है? इसके लिए लगेगा, मेरे लगता है कि अभी अभी लगे 5-6 साल और लगेगा। चलिए, बिल्कुल उसके बीच में और आपके लिए बहुत सारे बहुत सारे शोज आते भी रहेंगे, सर की तरफ से गाइडेंस मिलता भी रहेगा। आखिरी सवाल सर, जो हाँ पिछले 1.5 साल में कई इन्वेस्टर्स जो पहली बार बाजार में उतरे हैं, हल्का फुल्का करेक्शन पहली बार देखा है, आपको रोल मॉडल भी मानते हैं, गाइडेंस भी लेते हैं, इंस्पिरेशन भी लेते हैं, बताएं सर उनके लिए क्या राय होगी 2022 और आने वाले सालों के लिए? देखिए, पर से इक्विटी जो एसेट क्लास है, उसको समझना बहुत जरूरी है। ये उठाव पटाव, ये थोड़ा, मतलब ये वॉलेटाइल सेक्टर है, ये हमेशा ऐसे रहेगा, अदरवाइज मजा ही नहीं आएगा। रोज ऊपर नीचे, आज 2% ऊपर है, आज और कल 2 दिन में 2%, 2.5% बढ़ गया बाजार, कल हो सकता है बाजार आधा 1% गिर जाए। तो ये जो बाजार का जो चाल है, वो स्ट्रेट लाइन में होता ही नहीं, कभी नहीं होता। तो ये अपने को समझना ही पड़ेगा हम्म, कि 2%, 5%, 10% गिर ही सकता है। जी। और मैं तो 50% समझता था, मेरे पास 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में, उसको उसका कीमत ही 50 समझता हूँ। कितना हम्म, गिरा लोगे यार, 50 गिरा लोगे क्या? ठीक बात है। तो ये जो, मतलब पेशेंस जो है, जो खराब बाजार में पेशेंस जो रखता है, वही जीतेगा। बिल्कुल, और आप जो पेशेंस के साथ कह रहे हैं कि 0 to 10,000 करोड़ का शो हमें करने के लिए 5 से 6 साल लगेंगे, तो सर 2022 की शुरुआत में मेरी शुभकामनाएं, मेरी विशेष यही है कि उस शो को करने के लिए 1-2 साल से ज़्यादा ना लगे, ऐसे बेहतरीन विनर्स, बेहतरीन नहीं हो स्टॉक्स आपके सकता है अनिल, अनिल पोर्टफोलियो। हो ही नहीं सकता हो, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। लेट्स मैं सी। तो एक्चुअल में गलत जी। बोल दिया, थोड़ा 5 साल नहीं 10 साल ही बोला था मैं, 10 साल ही चल जाए। चलिए, बिल्कुल फिंगर्स क्रॉस, उम्मीद करें जितना आप सोच रहे हैं उससे जल्दी हो, ज़्यादा हो। हाँ, डेफिनेटली ये हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बातचीत थैंक करने के लिए, जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए सर। थैंक्स। थैंक यू सो मच। तो ये थे रामदेव अग्रवाल साहब बताते हुए 2022 के बाजार के आउटलुक के बारे में। पैसा बनाने के ढेरों मौके आपके लिए अब भी आगे बाजार में मिलेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पर बने रहिए, डटे रहिए। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।